हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस टॉपिक जुडिशरी का। जुडिशरी में आज हम क्या क्या सीखेंगे, चलिए हम चर्चा करते हैं। आज का विषय हमारा न्यायपालिका महत्वपूर्ण क्यों है, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है, न्यायपालिका का उत्तरदायित्व किसके प्रति है, हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार, इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यायपालिका किसे कहते हैं। व्हाट इज जुडिशरी? एक ऐसी न्याय करने वाली संस्था जिसमें न्यायाधीश बिना भय अथवा भेदभाव के अपना कार्य कर सके। जिसमें हम कहते हैं कानून का शासन, बिना किसी भेदभाव का शासन होता है, तो वही जुडिशरी के लिए ही ये बोला गया है, क्योंकि जुडिशरी का काम है कि न्याय करना, बिना भेदभाव, बिना रंग, जाति, धर्म के आधार पर, बिना इन सब चीज़ों के न्याय करना। न्यायपालिका कई बार अदालतों को केवल व्यक्तियों या निजी पक्षों के बीच विवादों में अध्यक्ष या मध्यस्थ के रूप में देखा जा सकता है। कई बार अदालतों को केवल व्यक्तियों या निजी पक्षों के बीच विवादों में मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका कुछ राजनीतिक कार्य भी करती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में दुनिया की बहुत शक्तिशाली अदालतों में से एक है। 1950 में ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करने और संविधान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका महत्वपूर्ण क्यों है? व्यक्तियों या समूह और सरकार के बीच विवादों को हल करने के लिए, कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए, यह व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करती है, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, ताकि लोकतंत्र का एक स्थान किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले। ये इन सभी चार पहलुओं पर चर्चा करती है जो अभी हमने चर्चा करी, कि वाद विवादों को हल करना, किसी एक की सर्वोच्चता ना हो, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो और तानाशाही को रोकना। कानून के शासन का भाव यह है कि स्त्री और पुरुष, धनी और गरीब, अगड़े और पिछड़े, यानी कि जो आगे हैं या जो समाज में पिछड़े हुए हैं, सभी पर एक समान कानून लागू हो। क्या वास्तव में ऐसा है? न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं। इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में भी यही चर्चा करी थी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार कानून बनता है और संविधान में संशोधन होता है। कार्यपालिका कानून को लागू करता है और न्यायपालिका विवादों का निपटारा करता है तथा यह सुनिश्चित कर सके कि बनाए गए कानून संविधान के प्रावधानों के अनुसार हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र न्यायपालिका से अभिप्राय, सरकार के 2 अन्य अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में बाधा ना पहुंचाएं, ताकि वह ठीक ढंग से कार्य कर सके। जब सरकार के तीनों अंग आपस में समन्वय बनाकर रखेंगे, तभी सुचारू रूप से कार्य हो सकेगा। और जो सरकार के 2 अंग विधायिका और कार्यपालिका ढंग से काम करके अच्छे से काम करेंगे, तो न्यायपालिका के लिए वो आसान रहेगा। स्वतंत्र न्यायपालिका से अभिप्राय, सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप ना करें, ना दबाव डालें, न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि अगर वह जज किसी दबाव में आकर या किसी भय के कारण अपने निर्णय को देखते हैं या किसी निर्णय को देते हैं, तो वो सही जुडिशरी के अंतर्गत नहीं होगा।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका का उत्तरदायित्व किसके प्रति? न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का हिस्सा है। न्यायपालिका उत्तरदायी है संविधान के प्रति, लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति, देश की जनता के प्रति। ध्यान रखें, न्यायपालिका का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? अपने संविधान के प्रति, लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति और देश की जनता के प्रति। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 127, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। योग्यता के आधार पर वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होने की योग्यता निश्चित की गई है। निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित है। सेवा निवृत्ति की आयु तक पहुंचने तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। वित्तीय रूप से निर्भर नहीं। न्यायपालिका वेतन एवं भत्तों के लिए विधायिका एवं कार्यपालिका पर निर्भर है। देश की संचित निधि में से न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अब दस्त करने की कठिन प्रक्रिया, मतलब पद से हटाने की कठिन प्रक्रिया। संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने की कठिन प्रक्रिया दी गई है। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती। यदि उन्हें अपदस्थ यानी कि पद से हटाना है तो इसके लिए कार्रवाई चला सकती है, केवल तभी वह चर्चा कर सकती है। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं की जा सकती। यदि कोई न्यायपालिका की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। संविधान ने न्यायपालिका के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं। नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, संचित निधि से व्यय यानी कि खर्च, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, न्यायालयों की अवमानना पर दंड देने की शक्ति। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे कि दो बच्चे हैं। इसमें वो कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? इसमें लिखा है कि मेरा तो सिर चकरा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की आलोचना कर सकते हैं, न्यायाधीशों की क्यों नहीं? और फिर यह अदालत की अवमानना क्या भला है? क्या मैं सवाल करूं तो मुझे अवमानना का दोषी माना जाएगा? यह तो बहुत ही अजीब सवाल है। उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक, 2 या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 वर्षों तक निरंतर भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में वकील के रूप में वकालत करता रहा हो। राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का विशेषज्ञ हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यही योग्यताएं हैं जो अभी मैंने चर्चा करी। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालयों के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक उसकी आयु 65 वर्ष तक नहीं हो जाती। उदाहरण के रूप में किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट के पद पर अपना ग्रहण किया पद को, जैसे 63 की एज में किया, तो उसके लिए 2 साल उसके लिए बचे टर्म उसके, और 65 में वो रिटायर हो जाएगा।
जहाँ तक भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध है, वर्षों से एक परंपरा को विकसित किया गया था जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। दोबारा न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को छोड़कर न्यायमूर्ति M.H. बेग को नियुक्त किया गया। ये भविष्य में हो चुका है कि वरिष्ठतम को छोड़कर बीच में से किसी को CGI बनाया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ध्यान रहे बच्चों, ये ध्यान रखना कि अन्य न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाता है। सामूहिकता का सिद्धांत। सामूहिकता का सिद्धांत क्या कहता है? शुरू में न्यायालय का विचार था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक नई व्यवस्था की जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि मुख्य न्यायाधीश को न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्त व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करनी चाहिए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों के लिए सामूहिकता का सिद्धांत की स्थापना की। इसलिए इस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह के फैसलों की नियुक्ति के मामले में अधिक से अधिक वजन है। न्यायपालिका में नियुक्ति के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, लेकिन मुझे लगता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद की बड़ी भूमिका होगी या न्यायपालिका एक स्वयं निकाय है। ये दोनों ये सोच रहे हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद की बड़ी भूमिका होगी या न्यायपालिका एक स्वयं निकाय है, अपने आप में एक संस्था है, या मंत्रिपरिषद की भूमिका होगी। ये दोनों ये बच्चे सोच रहे हैं। भारत के मूल संविधान में या संविधान संशोधनों में सामूहिकता का सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं है। ये ऐसी बात है। न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना भी बेहद मुश्किल है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल कदाचार या अध्यक्षता के आधार पर हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों को मंजूरी दी जानी चाहिए। इस तरह से न्यायाधीशों को हटाना चाहिए। अब तक उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का केवल एक मामला संसद के समक्ष विचार के लिए आया था। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अंत प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया। तो ये जो मुद्दा था उच्चतम न्यायालय के जस्टिस वी रामास्वामी को हटाने के लिए था। ध्यान रहे कि प्रेसिडेंट और न्यायाधीश दोनों को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। नियुक्ति करते समय कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विधायिका को हटाने की शक्तियां होती हैं। न्यायपालिका की संरचना। भारत का संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है। भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक पिरामिड नुमा है। ध्यान रहे, सबसे पिरामिड नुमा कैसा होता है? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इस तरह से एक पिरामिड नुमा है न्यायपालिका की संरचना। जैसे मैंने अभी चर्चा करी है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये सुप्रीम कोर्ट है भारत का, दिल्ली में, मथुरा रोड के पास है ये।
वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है, क्योंकि उन्हें मानना ही पड़ेगा। जो चीज़ सर्वोच्च न्यायालय ने लागू कर दी वो बाकी जगह न्यायालयों में वो बाध्यकारी है, मतलब उन्हें वो मानना ही है। इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध प्रावधानों की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 के विधेयक में न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 34 कर दिया। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 है। एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश सहायता के लिए निर्धारित की गई है। संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है, मतलब बदलने के लिए समय समय पर। ये जस्टिस फोटोज देखिए आप, जस्टिस H.J. कानिया, जस्टिस फातिमा बीवी, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सभी की फोटोज। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को तबादला कर सकता है, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, या किसी न्यायालय का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। यानी कि एक हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो वो दूसरे में ट्रांसफ़र करवा सकता है। ये इसकी पावर्स है। उच्च न्यायालय की पावर्स, हाई कोर्ट की पावर्स क्या होती है कि निचले न्यायालय के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। राज्य के क्षेत्र अधिकारों में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। जिस स्टेट का न्यायालय होगा उसमें उसके से संबंधित क्षेत्र अधिकारों का मुकदमा का निपटारा कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है, यानी कि कंट्रोल कर सकता है उन्हें और सलाह दे सकता है। जिला न्यायालय जिले के मुकदमे की सुनवाई करता है। निचले न्यायालयों के निर्णय पर की गई अपील की सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसले देता है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसले है। अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करता है। तो ये एक तरह से पिरामिड नुमा है कि किनके क्या काम है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दुनिया में बहुत शक्तिशाली अदालतों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के कार्यों और जिम्मेदारियों को संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय के पास विशिष्ट अधिकार क्षेत्र या शक्तियों का दायरा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखिए, मौलिक, अपीली और सलाहकारी। मौलिक में देखते हैं संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा होता है। अपीली में दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों से जुड़े अधीनस्थ मामलों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। सलाहकारी, जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। विशेषाधिकार, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसलों पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। रिट, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदि उत्प्रेषण, लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार। तो ये पॉइंट्स थे हमारे महत्वपूर्ण। रिट क्षेत्राधिकार क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविशन, सेटियोरी एंड क्यू वारंटो,
टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। मौलिक क्षेत्राधिकार, निचली अदालतों में जाए बिना मामलों को सीधा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। संघ और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। संविधान में निर्धारित संघ और राज्य सरकार की शक्तियों की व्याख्या करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले और इसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अगर न्यायालय को लगता है कि निचली अदालतों ने जो समझा उसमें कानूनों या संविधानों का अलग अर्थ है, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के निर्णयों को बदल देगा और उसके साथ ही इसमें शामिल प्रावधान की नई व्याख्या करेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार, आपराधिक मामलों में यदि निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति ऐसी सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि सलाह देना वैकल्पिक है और सलाह स्वीकार करना भी वैकल्पिक है? मुझे लगा कि अदालतें जो फैसला देती है वह बाध्यकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तियों की उपयोगिता क्या है? इससे सरकार को यह छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इससे बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय के अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 144 भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता करने में कार्य करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। इसके द्वारा पारित आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णय में बाध्य नहीं है और किसी भी समय उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस तरह के मामले का फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता का क्या महत्व है? यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। यह देश के सामान्य कानून का उच्चतम और अंतिम व्याख्याकार भी है। यह दीवानी और आपराधिक मामलों में अपील की सर्वोच्च अदालत है। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद तय करने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। न्यायपालिका को मजबूत बने रहने के लिए एक संस्था के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जबरदस्ती और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। अब क्विज टाइम है हमारा। भारत के राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय में किस अधिकार क्षेत्र के तहत आता है? सलाहकार, अपीलीय, रिट, मौलिक क्षेत्राधिकार। आंसर है मौलिक क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो उत्तर है राष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जज की आयु में सेवानिवृत्ति होती है किस वर्ष में? 55, 60, 62 या 65? तो उत्तर है इसका 65 वर्ष। चौथा क्वेश्चन है, कानूनों को लागू करना कार्य है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी का? तो उत्तर है इसका कार्यपालिका। पांचवा प्रश्न है, भारत का संविधान न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है किसे? संघीय अधिकार क्षेत्र में, धार्मिक कानूनी प्रणाली, एकल एकीकृत या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है एकल एकीकृत। अब बच्चों इस तरह हमने चीज़ें पूरी पढ़ी हैं। अब आपके लिए गृह कार्य है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है।
न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे किया जा सकता है? क्या आपकी राय में कार्यपालिका के पास न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए? तर्क सहित अपने उत्तर दें। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की व्याख्या करें। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तियों की व्याख्या करें, उपयोगिता बताएं। संक्षिप्त समूह में बताएं कि सामूहिकता के सिद्धांत पर, अदालत की अवमानना पर, इन सब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आज का थॉट ऑफ द डे है, ऑल द राइट्स सिक्योर टू द सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर वर्थ नथिंग एंड ए मेयर बबल एक्सेप्ट गारंटेड टू देम बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वर्चुअस जुडिशरी। थैंक यू। इसलिए हमारा आज का पाठ खत्म होता है और आप इस चैनल से जुड़े रहे, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।